हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स which are affecting the performance of the VCC, that is वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल हमने पढ़ लिए, उसके एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, वो पीएच प्लॉट पे कैसे निकालते हैं वो भी निकल लिया हमने, टीएस प्लॉट पे कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ VCC। तो हमारे वेपर कंप्रेशन साइकिल है, कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं हमें पता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए विद हेल्प ऑफ टू डायग्राम्स आप ए भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में ए भी निकाल सकते हो। सो कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग और द रोटरी कंप्रेसर यूज करता है, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। रेफ्रिजरेंट वर्किंग फ्लूइड जो फ्लो होता है कंप्रेसर में से, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। सो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द कंडेंसिंग कॉइल। आ गया यहाँ पे कंप्रेसर से कंडेंसर, यहाँ पे देखिए कंडेंसिंग कॉइल दिखाया है। कंडेंसर के बाद यहाँ पे आप रिसीवर दिखा सकते हो। रिसीवर इट इज यूज्ड टू कलेक्ट दिस ऑल द लिक्विड, देन इट इज पासेस थ्रू द एक्सपांशन वॉल एट द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। इसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल या थ्रोटलिंग डिवाइस। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब रहती है, मैंने ऑलरेडी बताया। फिर उसके बाद उसका प्रेशर कम होता है, प्रेशर बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कंप्रेसर। सो यहाँ से आप बता सकते हो फ्रॉम कंप्रेसर टू एक्सपांशन वॉल, ये होगा हाई प्रेशर लाइन, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। और फ्रॉम एक्सपांशन वॉल टू दैट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर, ये कौन सी होगी? लो प्रेशर लाइन रहेगी, बराबर। इसे कहेंगे कंडेंसर प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? कंडेंसर प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं इवापोरेटर प्रेशर। ओके, कंडेंसर प्रेशर एंड द इवापोरेटर प्रेशर, और द प्रेशर बिफोर द कंप्रेसर, प्रेशर आफ्टर द कंप्रेसर। सही बात है। रेफ्रिजरेंट आफ्टर द इवापोरेटर और द रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर। समझ में आ रहा है? कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाने वाला है आफ्टर द कंप्रेसर और द बिफोर द कंडेंसर, ये वर्डिंग थोड़ी आपको याद रखनी है। सो आफ्टर द एक्सपांशन वॉल आपको पता है उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू द इवापोरेटिंग कॉइल। यहाँ पे हमने कुछ तो हमारे वेजिटेबल्स ऑक्यूपेंट्स रखे हैं जिससे हमें हीट एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है? फिर हीट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होने वाली है, और कंडेंसर में हीट क्या होने वाली है? रिजेक्ट होने वाली है। सो हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट द कंडेंसर, बराबर। सो इवापोरेटर में जब वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इट एब्सॉर्ब द लैटेंट हीट, यानी उसका फेज चेंज हो रहा है वेपर फेज में। दिस वेपर रेफ्रिजरेंट अगेन कम इनसाइड द कंप्रेसर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ऑफ द कंप्रेसर। ऐसी वर्किंग है, बराबर। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वर्किंग लिखना नहीं आता है। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। कंप्रेसर के बाद प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सपांशन वॉल के बाद प्रेशर कम हो रहा है। यहाँ पे लैटेंट हीट चेंज हो रही है, लैटेंट हीट एब्सॉर्ब हो रही है, दोनों केस में। ओके, सो फेज चेंज होने वाली है, यहाँ पे वेपर टू लिक्विड और यहाँ से लिक्विड टू वेपर, बस। क्लियर? अभी पीएच और टीएस प्लॉट। कंप्रेसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसकी फेज कौन सी होनी चाहिए? जनरली वो ड्राई सैचुरेटेड रहती है। अगर वो वेट रीजन में जा रहा है तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। कंप्रेसर के एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट अगर वेट रीजन में जा रहा है तो कंप्रेसर की लाइफ जो होगी कम होने वाली है, वर्क ज्यादा करने वाला है, यानी सीओपी कम मिलने वाली है। ओके, या रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम मिलने वाला है, तो अच्छी बात नहीं है। तो जनरली आइडियलाइज जो कंडीशन रहती है, रेफ्रिजरेंट आफ्टर द कंप्रेसर, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट जाने वाला है आइदर इट इज इन ड्राई सैचुरेटेड और द सुपरहीटेड होना चाहिए, तो अच्छा होता है, उसकी सीओपी बढ़ जाती है। ओके, से दिस आर द फैक्टर्स, कंडेंसिंग प्रेशर इवापोरेटर प्रेशर, ये तो फैक्टर अफेक्ट करने वाले, इसलिए मैंने तो बता रहा हूँ। ओके, सो 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेंट एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, ये सुपरहीटेड जोन में, यानी यहां से यहां तक है, तो कुछ तो इफेक्ट होने वाला है, वो देखेंगे आप। फिर कंडेंसर प्रेशर एंड द बॉयलर प्रेशर, सॉरी, कंडेंसर प्रेशर एंड द इवापोरेटर प्रेशर, उसमें अगर कम ज्यादा करते हो तो क्या इफेक्ट होने वाला है, ये देखने वाले हैं, बराबर। देन आफ्टर द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में, अगर उसका टेम्परेचर या अगर वो बिलो दिस लाइन जा रहे हैं, यानी सब कूलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो 3 मिलने वाला है, वो क्या इफेक्ट करने वाला है वो हम देखने वाले हैं। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सीओपी और द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वही तो पढ़ने वाले। सो पहले हमें नॉर्मली तो समझना चाहिए कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं। सो 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, कहाँ पे हो रहे हैं? विद हेल्प ऑफ कंप्रेसर हो रहे हैं। 2 to 3 कंडेंसेशन प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, देख सकते हो आप
P2 इज इक्वल टू P3 है। यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो 1 to 2 कंप्रेसर में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, सुपर हीटेड जोन में है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T2 डैश, T2 डैश इज इक्वल टू T3। कंडेंसर में टेम्परेचर सेम रहेगा, T2 डैश इज इक्वल टू T3 रहेगा। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T4 रहेगा। समझ में आ रहा है? टीएस प्लॉट है, सो टेम्परेचर एंट्रोपी। एंट्रोपी देखिए एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2 S1 इज इक्वल टू S2 कह सकते हो आप। यहाँ पे 3 to 4 एक्सपांशन प्रोसेस है। एक्सपांशन कैसे हो रहे हैं? एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऐसी रहती है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे 3 to 4 प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हो एंथैल्पी एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट 4। ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या पूछे जाते हैं? कैलकुलेट द सीओपी, कैलकुलेट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, बस ये तो पूछेंगे। वो कैसे हम सॉल्व करने वाले? अगर आपको ये पीएच या टीएस प्लॉट आपको समझ में आ रहा है, आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अभी फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स? सो फर्स्ट फैक्टर डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। ये नॉर्मल डायग्राम दिखा ली मैंने। 1 to 2 compression, 2 to 3 कंडेंसेशन, 3 to 4 एक्सपांशन एंड 4 to 1 इवेपोरेशन। अभी अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं कौन सा प्रेशर? इवेपोरेटिव प्रेशर, यानी ये वाला। यहाँ पे जो इवेपोरेटिव प्रेशर है देखिए, ये जो है ये इवेपोरेटिव प्रेशर है, ये जो है कंडेंसर प्रेशर। अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं इवेपोरेटिव प्रेशर का, यानी इंस्टेड ऑफ दिस वन आई एम ट्राइंग टू शो लाइक दिस, यानी जो प्रोसेस है यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेट्स से लाइक दिस। वो प्रोसेस में दिखा रहा हूं फ्रॉम 1 डैश 2 3 एंड 4 डैश। तो आप आसानी से कह सकते हो। पहले केस में देखिए, दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? पहले केस में H1 माइनस H4 है। अगर डिक्रीज कर रहा हूं मैं प्रेशर, इवेपोरेटिव प्रेशर कम करने के बाद रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या मिल रहा है? H1 डैश माइनस H4 डैश। ओके, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये लाइन देखिए ज्यादा है, ये लाइन कम है, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बराबर। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। व्हाट अबाउट द कंप्रेसर वर्क? देखिए पहले केस में 1 to 2 कंप्रेसर वर्क और 1 डैश to 2 डैश कंप्रेसर वर्क, कौन सा ज्यादा है? 1 डैश to 2 इज ज्यादा है, यानी वर्क डन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वर्क डन बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है। अभी सीओपी के बारे में बात करेंगे। सीओपी इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। अभी कोई भी बता सकता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है, तो सीओपी क्या होने वाला है? सीओपी कम होने वाला है। सो दिस इफेक्ट, इवेपोरेटिव प्रेशर अगर कम करे तो क्या हो रहा है? सीओपी उसका डिक्रीज होने वाला है। सो यू हैव टू ड्रॉ विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स? इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सो डिक्रीज इन इवेपोरेटिव प्रेशर, सो आपको अच्छे से डायग्राम निकालनी है। यहाँ पे ये प्रोसेस दिखानी है, दिखाता हूं मैं भी। सो साइकिल 1 2 3 4 represent the regular cycle. If you are going to decrease the evaporative pressure, the cycle change from 1 dash 2 dash 3 to 4 dash. In this cycle the refrigeration effect get decreases and the work done get increases. So overall effect COP get decreases. आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट केस में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना मिल रहा है, सेकंड केस में इतना मिल रहा है, वो कम हो रहा है। फर्स्ट केस में वर्क डन इतना मिल रहा है, सेकंड केस में हमें इतना देना पड़ता है, सॉरी इतना दे रहे हैं, सेकंड केस में ज्यादा दे रहे हैं, सो वर्क डन बढ़ रहा है, सीओपी कम हो रहा है। दैट्स इट। डिक्रीज इन इवेपोरेटिव प्रेशर, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड कौन सा रहेगा? कंडेंसर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। अगर सेकंड फैक्टर, इफ आर गोइंग टू इंक्रीज द कंडेंसिंग प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर हमने बढ़ा दिया, पहले तो इवेपोरेटिव प्रेशर कम कर दिया, अभी कंडेंसर प्रेशर बढ़ाने की बात करते हैं। अगर मैं कंडेंसर प्रेशर बढ़ा देता हूं, एट दैट टाइम व्हाट विल टेक प्लेस? सो यू कैन ऑब्जर्व कंडेंसर प्रेशर बढ़ गया है, सो ये जो डायग्राम है ऐसी कुछ तो होने वाली है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सेम। व्हाट अबाउट द वर्क डन? पहले केस में वर्क डन कितना है? 1 to 2 है, सेकंड केस में कितना है? 1 to 2 डैश है, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सेम रह रहा है, देयर इज नो चेंज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। व्हाट अबाउट द वर्क डन? वर्क डन गेट इंक्रीजेस। अभी देखते हैं
सीओपी के बारे में बात करते हैं। सीओपी इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। सो वर्क डन बढ़ रहा है, सो आप आसानी से कह सकते हो सीओपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छी बात है? नहीं, नहीं अच्छी बात, बराबर। सो ये इफेक्ट हो रहा है। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर एट दैट टाइम सीओपी गेट डिक्रीजेस, डिक्रीज होने वाली है। फिर कौन से फैक्टर्स जिससे बढ़ते हैं देखेंगे, वो भी देखेंगे। ये समझ में आ गया? इवेपोरेटिव प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर। अभी बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग यानी क्या है? देखिए, रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है, मैंने जो पहले ब्लॉक डायग्राम निकाली थी वहां पे 4 कंपोनेंट में फिर से दिखा रहा हूँ। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूं मैं, एक्सपांशन वॉल है एंड द इवेपोरेटर है, बराबर। साइकिल ऐसे कुछ तो जा रहे हैं। अभी एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट की फेज अगर सुपर हीटेड फेज में या सुपर हीटेड जोन में, अभी ये सुपर हीटेड क्या है ये पता होना चाहिए आपको। सैचुरेटेड लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीटेड जोन, बराबर। सो एट दैट टाइम what will be the effect on the COP? So you can observe if you are going to increase the और the inlet हमने बढ़ा दिया है, यहाँ पे जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है सुपर हीटेड जोन में, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड सुपर हीटेड जोन में यहाँ पे कुछ तो जा रहा है, लेट्स से, ओके। सो आप इफेक्ट देख सकते हो, ये हो गया 1 डैश, सो H1 डैश यानी H4। सो पहला जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, H1 माइनस H4 है। अगर आप रेफ्रिजरेंट को भेज रहे सुपर हीटेड जोन में, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। देखिए देयर इज इंक्रीज इन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क डन उतना ही है। वर्क डन चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। सो सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। इस केस में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क डन सेम है, सो आप कह सकते हो सीओपी बढ़ रहा है। अच्छी बात है, चलेगा, हमें सीओपी बढ़ना चाहिए। सो रेफ्रिजरेंट आप सुपर हीटेड जोन में भेज सकते हो, या एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट की फेज सुपर हीटेड होनी चाहिए। अच्छी बात है, क्लियर, एक समझ में आ रहा है। व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स, पहले बात की थी हमने इवेपोरेटिव प्रेशर के बारे में, फिर कंडेंसर प्रेशर के बारे में, अभी सुपर हीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट में आप बात करेंगे सब कूलिंग के बारे में, ओके। ये सुपर हीटिंग यानी क्या, इस जोन में अगर रेफ्रिजरेंट आप सेंड कर रहे हो। अभी इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, सब कूलिंग कहाँ पे हो रही है, कंडेंसेशन प्रोसेस में हो रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रही वाली सब कूलिंग। सब कूलिंग कहाँ पे होने वाली है, सब कूलिंग होने वाली है कंडेंसेशन में। देखिए 1 to 2 कंप्रेशन वर्क है, यहाँ तक सैचुरेटेड लिक्विड है, अगर सब कूलिंग हो रही है तो आपकी लाइन यहां से यहां तक आ सकती है। क्या इफेक्ट होगा, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया है, वर्क डन उतना ही है, वर्क डन कुछ चेंज हुआ है, कुछ नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया है। तो सीओपी क्या हो गई, ऑब्वियसली आप कह सकते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया है, वर्क डन तो सेम है, सीओपी क्या हो गई, सीओपी बढ़ने वाली है। सो इफेक्ट ऑफ द सब कूलिंग ऑन द सीओपी इट गेट इंक्रीजेस। रेफ्रिजरेंट आफ्टर द कंडेंसेशन अगर लिक्विड जोन में जा रहा है, यहाँ पे लिक्विड रहता है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है, लिक्विड प्लस वेपर, ये वेपर रीजन है, सब कूल कर रहे हैं आप कंडेंसेशन के बाद, तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क डन उतना ही रह रहा है, सो सीओपी बढ़ रही है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सब कूलिंग ऑन द परफॉर्मेंस। क्या होगा, सीओपी बढ़ने वाला है। ये समझ में आ गया। अभी इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेपर कंप्रेशन साइकिल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके पीवी प्लॉट पीएच प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, टीएस प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी what are the different factors, explain the different factors affecting the performance of the VCC, okay। और ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्टर दिए रहेंगे आपको, उसके बारे में बात करनी है। सुपर हीटिंग, इनसक्शन, सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। सब कूलिंग को क्या कहते हैं, अंडर कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडर कूलिंग। कहाँ पे होते हैं, कंडेंसेशन के बाद और कंडेंसेशन प्रोसेस में। सो इसके ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं इस टॉपिक पे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द इफेक्ट, सो यहाँ पे इफेक्ट लिख सकते हो, क्लियर। कौन कौन सा, कंडेंसेशन प्रेशर, इवेपोरेटिव प्रेशर, देन सुपर हीटिंग ड्यूरिंग इनसक्शन एंड सब कूलिंग और द अंडर कूलिंग। ये क्लियर हो गए 4 फैक्टर, आपको याद रखने अच्छे से। पीएच प्लॉट भी ड्रॉ करना है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, पीएच प्लॉट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो उस पर आपको क्या दिखाना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या सीओपी बढ़ रही है कम हो रही है, दैट्स इट, क्लियर।
इट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर कंप्रेशन साइकिल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।